तो चलो हम लोग शुरू करते हैं 1 मिनट। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक कल के हिसाब से ही होगा। जो कल हम लोग टॉपिक लिए थे वर्क पावर एनर्जी का, उसी टॉपिक को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखो मेरे स्क्रीन पे सब कुछ तुमको दिख रहा होगा, पेन, रबर और ये जो कलर्स हम यूज़ करेंगे ये सब तुमको आराम से दिख जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और यहाँ से एक नया टॉपिक लेते हैं। तो हम लोग का जो यूनिट है वो है वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर। और अभी हम लोग इसमें सबसे पहले जो स्मॉल टॉपिक लेंगे वो कल हम लोग किए थे इसको कि वर्क क्या होता है। तो वर्क को समझने के लिए हम लोग एफ डॉट डी का इस्तेमाल किए थे। और ये जो एफ था वो भी वेक्टर था और जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी वेक्टर था। और यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट है ये है डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं वेक्टर में तो ये आपको जो आंसर देता है, ये जो आंसर आपका आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। ये क्वांटिटी होगी स्केलर। अब देखो फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि तुम किसी भी दो क्वांटिटी को उठा के डॉट या क्रॉस कर दो। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कभी हम लोग एफ क्रॉस डी भी कर देंगे और कोई ना कोई क्वांटिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपने मन से नहीं करते डॉट और क्रॉस। तो तुम लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी डिसाइड हुई रहती है, अगर वो वर्क डिसाइड हुआ है तो वो वर्क हमेशा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से ही डिसाइड होगा। फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट करके तुम कोई नई क्वांटिटी डेवलप नहीं कर सकते। और जो आंसर आएगा किसी क्वांटिटी का वो डिपेंड करेगा वेक्टर है या स्केलर, तो वो डिपेंड करेगा वो डॉट है या क्रॉस। अब मान लो कि अगर हम कोई और इक्वेशन लिखते हैं, तुम लोगों को ये पता होगा एक क्वांटिटी होती है टॉर्क। ये टॉर्क तुम लोग पढ़ोगे आगे चैप्टर में। ये टॉर्क निकालने के लिए हम लोग आर पोजीशन वेक्टर होता है उसको क्रॉस करते हैं फोर्स के साथ। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट यूज़ हुआ है ये है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके क्रॉस को यूज़ करने की वजह से हमारा जो टोटल आंसर बनेगा वो बनेगा टॉर्क। और इस टॉर्क को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कल को कोई चाहे तो इसको डॉट कर दे और उसके बाद भी उसको टॉर्क मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर तुम ये चाहो कि हम आर को डॉट कर दें एफ के साथ और कोई क्वांटिटी जनरेट कर लें, तो ऐसा नहीं होता। मतलब कि जो हम लोगों का वर्क मिला हुआ है ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। वर्क का ये डिफिनीशन है कि डॉट के साथ ही वर्क मिलेगा। अब देखो अगर हमारे पास वर्क अवेलेबल है तो ये वर्क हम लोग किसी और फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। मतलब या तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या तो वो मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है, या तो वो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। कोई भी और फॉर्मेट में वर्क कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी हम कोई एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर डिटेल में एक टॉपिक पढ़ना होता है। उस टॉपिक का नाम होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रहे होते हैं तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि कुछ कुछ एनर्जी के फॉर्मूले हमको पहले से पता होते हैं और कुछ कुछ एनर्जी के फॉर्मूले पता नहीं होते। तो जो फॉर्मूले पता होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन फटाफट लग जाता है। जैसे कल हम लोग लाइव क्लास में जब बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी दो तरह की होती है, उसमें एक का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर और एक का फॉर्मूला था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहाँ पर ये जो आई था वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और ये जो ओमेगा था ये आपका एंगुलर स्पीड था। और अगर मान लो हम कोई केस लेते हैं जिस केस में हम एक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जहाँ पर ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किसी ना किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब मान लो कि हम एक और लेते हैं स्प्रिंग के बारे में। कल हम बताए थे कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ, उसके बाद के, वेरी गुड, क्या होता है पूरा फॉर्मूला बताइए आप लोग। नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। अब ये जो हाफ के एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है हमारे पास, अगर एक सिचुएशन बनाते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है और इस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, तो कोई तो जुगाड़ होगा जिससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है पॉसिबल। एक केस बनाते हैं इस पर और ये क्वेश्चन आईआईटी लेवल में पूछा जाता है। देखो ये क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। एक क्वेश्चन बनाते हैं, उस क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि यहाँ पे एक स्टेट टेबल ले लेते हैं और इस स्टेट टेबल के ऊपर हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रन करवाते हैं। ये ऑब्जेक्ट रन करेगा किसी स्पीड से और जा करके एक स्प्रिंग को हिट करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक स्प्रिंग बना लेते हैं। अब मान लो कि ये एक कोई स्प्रिंग है, ऐसे 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 ऐसे
और यहाँ पर ऐसे है। तो फिलहाल ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। नेचुरल लेंथ मतलब अभी स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई है, अभी स्प्रिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अब मान लो कि ये स्प्रिंग का मास है m, सॉरी ऑब्जेक्ट का मास है m, और ऑब्जेक्ट किसी v स्पीड से स्प्रिंग की तरफ जा रहा है, सॉरी किसी v स्पीड से स्प्रिंग की तरफ जा रहा है। तो अब क्या होगा कि राइट नाउ यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है, तो इसके पास हाफ mv² एनर्जी है, और उसका नेचर क्या है, वो काइनेटिक नेचर का है, काइनेटिक एनर्जी है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस फिनोमेना को समझेंगे कि जब जो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब इसको ऐसे ऐसे आगे जाके हिट करेगा, तो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँचेगा तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v है, चेंज नहीं हुई है, ब्लॉक का मास चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मोशन यूनिफॉर्म था। अब आगे देखते हैं, जब यहाँ पर कोलिजन होगा, कोलिजन एक चैप्टर होता है, उसको आगे पढ़ना है अभी। कोलिजन जब होगा यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पहुँच जाएगा और आपकी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारी स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है। तो इसी कंप्रेस वाले डिस्टेंस को हम x से दिखाएंगे। अब क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को तुम कंप्रेस करो या उस स्प्रिंग की लंबाई को बढ़ा के उसको बड़ा कर दो, एक्सटेंशन, इन दोनों केस में जो स्प्रिंग कांस्टेंट k है उसको कांस्टेंट मान के चला जाता है, वो k की वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब जो k की वैल्यू इस कंडीशन में थी वही k की वैल्यू इस कंडीशन में भी रहेगी। अब देखो, जब स्प्रिंग दब चुका है तो स्प्रिंग के पास एक खास एनर्जी अचीव हो चुकी है, वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और उसका फॉर्मूला है ये। अब क्वेश्चन आता है कि स्प्रिंग के पास ये एनर्जी आई कहाँ से, तो स्प्रिंग के पास ये एनर्जी आई कहाँ से, जब ये काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, तब जाके ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में हो गया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में हो गया, REST, रुक गया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता तो ये स्प्रिंग को थोड़ा और कंप्रेस करता, थोड़ा और कंप्रेस करता, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की पूरी वेलोसिटी 0 हो गई वहीं पर ऑब्जेक्ट आके रुका है। ठीक है, अब बताओ इस पिक्चर में अगर हम ये कहते हैं कि ये जो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी है ये पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम लिखेंगे हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को यहाँ तो कोई डाउट है? साक्षी आप बताइए, कोई डाउट है आपको यहाँ पे? वेरी गुड। दिव्यांश? हाँ बताओ कहाँ पे दिव्यांश, कौन सा बात बताना है फिर से? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर हम वर्क को एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये वर्क अलग चीज़ है, और यहाँ पर हम टॉर्क को एक्सप्लेन किए थे, ये भी अलग चीज़ है। इन दोनों पॉइंट्स का ये जो नया पॉइंट शुरू हो रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कोई भी एनर्जी किसी भी अदर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम ये लिए हैं कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब भी कोई एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है तो उसका एक एग्जाम्पल समझना होता है। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिए हैं उस एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है और स्प्रिंग को जाके धक्का मार रहा है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस होकर के, देखो रेड कलर में स्प्रिंग बनी हुई है, तो यहाँ तक वो हो गई। तो स्प्रिंग का जो पहले का लेंथ था वो लेंथ पूरा यहाँ से शुरू होकर के पूरा यहाँ तक था, लेकिन जब कंप्रेस हो गया तो इतना लेंथ कंप्रेस हो गया। अगर हम डिटेल में बताएं फिर से, तो ये सब चीज़ ऐसे ऐसे था, देखो हम दिखाते हैं। देखो अब यहाँ पे तुम देखो कि ये जो तुम देख रहे हो, ये रेड कलर वाला जो तुम देख रहे हो, रेड कलर वाला, वो स्प्रिंग का नया पोजीशन है। तुम समझ पा रहे हो? हाँ, तो जो स्प्रिंग का नया पोजीशन है, उस नए पोजीशन पे स्प्रिंग दबी हुई है, और अब उससे ज़्यादा स्प्रिंग दब नहीं सकती। क्यों नहीं दब सकती? क्योंकि वहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो आ करके रुक गया है रेस्ट में। दिव्यांश समझ में आ गया?
तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से चला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इतनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन वो क्या किया, जब वो स्ट्राइक किया स्प्रिंग से उस टाइम भी उसकी एनर्जी इतनी ही थी, हाफ एम वी स्क्वायर। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑन द वे कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए कोई एनर्जी लूज़ नहीं हुई है। हाफ एम वी स्क्वायर से ये टकराया स्प्रिंग से, टकराने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो स्प्रिंग अपने अंदर में एक एनर्जी स्टोर कर ली, वो एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स क्या बता रहा है, एक्स ये बता रहा है कि यहाँ तक स्प्रिंग फैला हुआ था और अब स्प्रिंग में इतना घट चुका है लेंथ, तो जितना लेंथ स्प्रिंग का घटा हुआ है वो लेंथ एक्स है, जितना स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, और ये तो बची हुई स्प्रिंग है। तो हमको ये करना होता है कि हम इस वाले फार्मूले को इस वाले फार्मूले से इक्वेट कर देंगे और हमारा कितना स्प्रिंग दबा हुआ है वो निकल जाएगा। चलो इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ मास ऑफ 5 kg is running with speed of 10 meter per second and going to hit a spring as shown in figure. Spring gets compressed by d distance. Find the value of d if spring constant is double of the mass of the object SI in bracket SI unit. Also consider object came to rest after spring got compressed by d distance. अच्छा, अब तुम लोग इस क्वेश्चन को समझो। देखो हम इस क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन क्या समझा रहे हैं। अ मास ऑफ 5 kg, 5 kg का एक मास है, वो रन कर रहा है रनिंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 10 मीटर पर सेकेंड से रन कर रहा है। मतलब सिर्फ इन्हीं दो डेटा से हम मास की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लगा दें हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला, तो इस फार्मूले के चलते मेरा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। लेकिन अभी हम काइनेटिक एनर्जी नहीं निकालेंगे, हम वेट करेंगे आगे क्वेश्चन में। अब ये गोइंग टू हिट अ स्प्रिंग एज शोन इन फिगर, तो उसके लिए हम फिगर बना देते हैं। फिगर बिल्कुल पिछले वाला ही है। ये एक टेबल है, इसके ऊपर स्प्रिंग कनेक्टेड है और यहाँ पर ये मास है, और ये मास इसको जाएगा एम मास, वेलोसिटी v इसको हिट करेगा। तो जब ये मास इसको हिट करेगा तो इसका नया पोजीशन कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये मास आ जाएगा और ये टेबल एज इट इज़ है। तो हम ये देखेंगे कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक स्प्रिंग में डी कंप्रेशन आया है, डी डिस्टेंस का कंप्रेशन आया है। तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उसको समझेंगे। तो उसको लिखेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब किस टाइप का एनर्जी कंजर्वेशन हुआ है, तो उसके लिए हम फार्मूला सर्च करेंगे। तो हमको पता है कि यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है हाफ के स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम ये हाफ और हाफ कट कर देते हैं, तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू डी दी हुई है। एक चीज़ और समझना है यहाँ पे कि हमारे पास जो के की वैल्यू दी हुई है ना, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड बाय डी डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू फाइंड करनी है।
इफ़ स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल ऑफ द मास। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आएगी, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल ऑफ द मास, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2m हुआ या 2k इज इक्वल टू m हुआ। तुम लोग बताओ 1 सही है या 2 सही है? पहला वाला आप सभी लोग बताइए, दिव्यांश बताइए। दूसरा वाला, वेरी गुड ट्राई। साक्षी बेटा आप बताइए। फर्स्ट वाला, ओके। देखते हैं देखो ये कैसे काम कर रहा है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को इस सेंटेंस को समझने में दिक्कत आती है तो इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्राई करो, या फिर इंग्लिश का ट्रिक सिंपल सा है कि देखो ऑफ कहाँ पे लगा हुआ है, ये जो इंग्लिश वर्ड है ओ एफ, वो कहाँ लगा हुआ है? स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल ऑफ द मास। इसका सिंपल सा ट्रिक है, ऑफ जिसके साथ लगा हुआ है उसी के साथ 2 लगेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट डबल मीन्स 2, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मास। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। ऐसे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर मान लो हम फ्यूचर में ये लिखते हैं कि क्वांटिटी ए इज हाफ ऑफ क्वांटिटी बी, तो इसके लिए क्या करना है, जो क्वांटिटी ए है इज का मतलब होता है इक्वल, हाफ का मतलब होता है 1/2, ऑफ का मतलब होता है इनटू क्वांटिटी बी। ठीक है, ऐसे इसको कन्वर्ट करना होता है, ये बहुत इजी हो जाता है ऐसे कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है कि प्रेशर इज़, मान लो अगर लिखा हुआ है प्रेशर इज़ 10 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर को P लिखो, इसको इक्वल लिखो, 10 को लिखो 10, यहाँ पे टाइम्स या ऑफ दोनों एक साथ आ गया है, दोनों का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, टेम्परेचर को लिखो T। ठीक है, ऐसे इजी हो जाएगा कन्वर्ट करना। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे फिर से, अभी ये इजी हो जाएगा समझना। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, देखना क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो लिखा हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट और उसके बाद लिखा हुआ है इज डबल ऑफ मास। दिव्यांश आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे? वेरी गुड, तो दिव्यांश बताइए इसको कैसे लिखेंगे? हाँ दिव्यांश बताइए कैसे लिखेंगे? अच्छा देखो इसको यहाँ पे फिर से समझो, अगर लिखा हुआ है कि जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी ए इज़ हाफ ऑफ बी, तो क्वांटिटी ए को पहले लिख दो, इज़ को इक्वल लिख दो, हाफ को 1/2 लिख दो, ऑफ को इनटू लिख दो। ठीक है, ऑफ को टाइम्स भी लिखा जाता है बस, और बी को भी लिख दो। अगर मान लो कि कोई एग्जांपल है प्रेशर इज़ 10 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर, तो प्रेशर को पी लिख दो, इज़ को इक्वल लिख दो, 10 को 10 लिख दो, टाइम्स को मल्टीप्लिकेशन लिख दो, या फिर ऑफ को मल्टीप्लिकेशन लिख दो और टेम्परेचर को टी लिख दो। मतलब एकदम वैसे ही लिखते चले जाना है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है वैसे ही मैथमेटिक्स में लिखते चले जाना है। अब विद दिव्यांश देखो इसको फिर से, स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल ऑफ द मास। हाँ वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। स्प्रिंग कांस्टेंट इज डबल, अब देखो डबल की जगह पे कोई भी कुछ भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा उसको तुम लिख दोगे नंबर की जगह पे। तो देखो इसको हम फिर से अरेंज करते हैं। अब तुमको यहाँ पर उसके सिंबल्स को डालना है। ठीक है, तो सिंबल्स में सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट का सिंबल क्या आएगा, के आएगा। फिर देखो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला ओवर हो गया लाइन। अब इज मतलब इज इक्वल टू, डबल का मतलब हो गया 2, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, द मास मतलब m, राइट। सो k इज इक्वल टू 2m, ये तुम्हारा हो गया पहला इक्वेशन। अब ऐसे चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी।
अब ये ऐसा यूनिट है और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ऑल्सो कंसीडर ऑब्जेक्ट केम टू रेस्ट। अच्छा ये बताओ ये सेंटेंस इसमें क्यों डाला गया है, ऑब्जेक्ट केम टू रेस्ट, ये सेंटेंस क्यों डाला गया है बताओ। देखो वो इसलिए लिखा हुआ है रेस्ट में, क्योंकि देखो जब ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा तो वो उसको स्प्रिंग को पहली बार टच करेगा, उसके पास एनर्जी है, तो उस एनर्जी को दबाएगा दबाएगा दबाएगा, तो ब्लॉक यहाँ चलेगा यहाँ चलेगा यहाँ चलेगा, और वो साथ में स्लो होता जाएगा, और स्लो होते 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 फाइनली वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सेकेंड डायग्राम में हम ब्लॉक को यहाँ पे रेस्ट में कर दिया, वेलोसिटी जीरो हो गई है। अब बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहता तो प्रॉब्लम होती ना, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम होती, पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो हम क्या करते, हाँ बताइए, आप बताइए। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा का पूरा स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, वो भी टफ क्वेश्चन नहीं है, जितना कन्वर्ट हो पाता उसी को हम हाफ kx² के बराबर करते, राइट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी भी हम लोगों के पास एक डेटा ऐसा है जिसको जो अभी हम एक्सप्लेन किए हैं, सेंटेंस को मैथ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग सेंटेंस को मैथ में कन्वर्ट करने के हिसाब से k और m की वैल्यू पर ध्यान दोगे। ज़रा देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर m की वैल्यू है, यहाँ पर k की वैल्यू है। k को हम क्या लिखने वाले हैं 2m। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बस k की वैल्यू 2m है, बाकी क्वेश्चन में नहीं होगी। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 2m लिख देना। अब इस m से ये m कट जाएगा, मतलब हम फिर से लिख के दिखाते हैं, mv² इज इक्वल टू 2m इंटू d²। अब आप क्या कीजिए कि m से m को कट कर दीजिए, अब क्या बचा v², ये क्या बचा 2d²। अब क्या कीजिए, इसका आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पर डबल ना करके 4 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है। डबल ना करके 4 टाइम्स कर देते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, इज़ 4 टाइम्स। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे डबल ना करके 4 कर देंगे, तो यहाँ भी 4 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमको d की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब जब आप लोग मैथ में इनइक्वालिटी पढ़ते हैं तो मैथ में इनइक्वालिटी पढ़ने के लिए यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे 2d का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला चीज़, और इस v² को इधर ले जाएंगे तो -v² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2d माइनस v और 2d प्लस v इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इसमें फार्मूला कौन सा लगा है, a² माइनस b² का फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ जब तुम इसको 0 करोगे तो 2d की वैल्यू क्या आएगी, 2d की वैल्यू v आएगी, और जब इसको 0 करोगे तो 2d की वैल्यू क्या आएगी, -v आएगी। अब ये आंसर सही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो तुम निकाल रहे हो 2d से वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसीलिए 2d की वैल्यू -v नहीं आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ इस वाले को लेके चलेंगे। अब इस वाले को लेके चलने से अच्छा है कि इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको अगर पहले से पता है कि d की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी तो हम सीधे d को यहाँ पे स्क्वायर रूट ऐसे करेंगे कि वो पॉजिटिव हो, मतलब v²/4 इज इक्वल टू d², और अब d का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आएगा v/2। अब v की वैल्यू पहले से पता थी, v की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, उठा करके यहाँ डाल देंगे, ये हो जाएगा 10/5, ये हो जाएगा सॉरी 10/2, 5 मीटर, मतलब स्प्रिंग कितने दूर दबेगा, 5 मीटर दबेगा, ठीक है। आप लोग बताइए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। तो जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ा दिए हैं वो सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ है, इस वजह से ये जब यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप लोग इसको देख के नोट्स बना लेंगे। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को ऐसे लेंगे, मान लो कि यहाँ पर कुछ भी मान लो कि एक सरफेस है और इस सरफेस पर हम स्प्रिंग यहाँ पे लगा दिए हैं और इस स्प्रिंग पर मैं प्लेट लगा दी है, और इस स्प्रिंग की जो शुरुआत की हाइट है वो है 1 मीटर, और इस प्लेट से कुछ दूरी पर, कुछ ऊंचाई पर, मान लेते हैं यहाँ से कुछ 3 मीटर की ऊंचाई पर हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं,
और चलो मान लो वो ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ फ्री फॉल करता है। फ्री फॉल जब हम पढ़ा रहे थे प्रोजेक्टाइल वगैरह तो उसमें बताए थे फ्री फॉल का मतलब होता है कि उसको जस्ट ड्रॉप किया गया है। ठीक है, अब आप लोग ये चीज़ इसको क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। तो अब आपको पता करना है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ पर देखो स्प्रिंग कांस्टेंट को समझते हैं। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट को समझने के लिए यहीं पर हम एक चीज़ समझाते हैं, पहले वो समझ लो उसके बाद क्वेश्चन नोट करना। डिटेल्स अबाउट स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। देखो होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई स्प्रिंग है तो उस स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ की वैल्यू कुछ भी हो, उसका यूज़ कहीं पे नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका यूज़ हो जाएगा। होता क्या है कि जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है, वो जो x है वो या तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, या वो टेंशन होगा। टेंशन मतलब टेंसाइल, उसकी लंबाई बढ़ेगी। और वहाँ पे आता है एक स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, आप इसका सबका यूनिट चेक कीजिए। आपको पता है स्प्रिंग में एक नेचर होता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी स्प्रिंग को ऐसे लटका दें और यहाँ पर फिर कोई मास लटका दें, और मास स्प्रिंग को नीचे खींचेगा। अगर मास का वेट है mg, तो ये स्प्रिंग जो है वो मास को ऊपर खींचेगी। अब आपको ये कैसे पता कि ये स्प्रिंग मास को ऊपर खींच रही है? उसका सिंपल सा तरीका है, जब आप मास को कट कर देंगे तो ये स्प्रिंग ऊपर जाएगी। इससे पता चलता है कि अच्छा, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही थी वो फोर्स ऊपर की तरफ था। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई स्प्रिंग है, इसमें एक हुक लगा हुआ है। उस हुक में आप अपना उंगली ऐसे फंसा के, अपना फिंगर ऐसे फंसा के हुक को ऐसे नीचे खींच रहे हैं। मान लीजिए आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो इस 10 न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग में कुछ टेंशन आ गया। तो आप अगर अपने हाथ के फोर्स को हल्का करेंगे, 10 से थोड़ा कम कर देंगे, 5 कर देंगे या 3 कर देंगे, तो आपका हाथ ऊपर चला जाएगा स्प्रिंग के साथ साथ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो उल्टी दिशा में खींच रही है आपको। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग को इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग खुद को, अपने आप को उधर खींचेगी। लेकिन अगर आप इसका ठीक उल्टा करेंगे, अगर स्प्रिंग को आप यहाँ पर फोर्स लगा करके दबाएंगे तो स्प्रिंग अपने आप को खोलेगी, लंबा करेगी अपने आप को। स्प्रिंग में ये नेचर होता है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर 3 चीज़ें सामने आएंगी। एक फोर्स ऐसा है जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी फोर्स है। ये बाहरी फोर्स स्प्रिंग के ऊपर कौन लगाता है? आप लोग लगाते हैं। आपका मतलब आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी पर फोर्स नहीं लगा रही। आप लोग मतलब यू आर द पीपल, स्टूडेंट्स, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये सामने आता है कि आपके फोर्स लगाने से कोई ना कोई एक्स पैदा होता है। एक्स मतलब स्प्रिंग के लेंथ में जो चेंज आता है उसको एक्स बोल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है एक और फोर्स आएगा जो स्प्रिंग खुद लगाती है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, इनकी दिशा उल्टी होती है, अपोजिट होती है। ये जो बाहर से फोर्स लगता है वो एक्स को पैदा करता है, ठीक, और उसी एक्स को वापस से घटाने के लिए स्प्रिंग फोर्स पैदा होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी स्प्रिंग पर नीचे की तरफ कोई फोर्स F एक्सटर्नल लगा दें तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? F स्प्रिंग लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब जब आप X एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो नीचे की तरफ X डिस्प्लेसमेंट बनेगा। तो ऊपर की तरफ जो फोर्स बन रहा है स्प्रिंग फोर्स S, उसकी वैल्यू हम -kx देते हैं। एक मिनट, ऊपर की तरफ जो फोर्स बन रहा है उसकी वैल्यू हम F = -kx देते हैं।
अब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा? क्या कोई बता सकता है? एकदम सही आंसर है। ये जो x की दिशा है ना, देखो k जो है k की कोई दिशा नहीं हो सकती, वो तो स्प्रिंग का कांस्टेंट है ना, वो तो सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसकी दिशा क्या होगी? लेकिन x जो है वो नीचे की तरफ था, लेकिन ये जो स्प्रिंग फोर्स था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पता चलता है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा x के उल्टा ही होता है। अगर x नीचे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, अगर x ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स नीचे, इसीलिए F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये F कौन सा F है? वो स्प्रिंग का फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग खुद लगा रही है अपने आप को समेटने के लिए या फिर अपने आप को खोलने के लिए, राइट। अगर हम इसको माइनस ना लिखें, अगर हम इसको लिखें F इज इक्वल टू के एक्स, तो अब इसका मतलब बदल जाता है। अब ये फोर्स स्प्रिंग का फोर्स नहीं है। क्यों यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। तो ये कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो x को पैदा कर रहा है, जो स्प्रिंग को खींच रहा था या जो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा था। मतलब ये बाहरी फोर्स है जिसकी वजह से स्प्रिंग का साइज चेंज हो रहा था। तो ये है F एक्सटर्नल। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू के एक्स। तो आप इसको मोटा मोटी ऐसे लिखेंगे कि F स्प्रिंग जो होता है वो होता है माइनस के एक्स, और F एक्सटर्नल जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू के एक्स। अब दोनों का मतलब क्या होता है? ये जो F एक्सटर्नल होता है ये जनरेट करता है x, और ये जो F स्प्रिंग होता है ये वैनिश करता है, वैनिशेस x। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? अब स्प्रिंग के डिटेल में एक आखिरी बात है जो हम पहले बता चुके हैं कि स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी, और एक बात ध्यान रखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका सिंबल U से दिखाते हैं मोस्टली, ज़्यादातर इसको हम लिखते हैं U स्प्रिंग। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान रखो जो एनर्जी होती है, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई माइनस या प्लस साइन नहीं आता है, वो सिर्फ क्वांटिटी है, मतलब वो सिर्फ एक वैल्यू है, उसमें माइनस प्लस नहीं आ सकता। जैसे टाइम का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। बस स्प्रिंग के बारे में इतना जानना काफ़ी है। अब आप लोग स्प्रिंग के बारे में कुछ चीज़ें और जानेंगे। जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट और उसकी लंबाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है, ऐसे नहीं लेते हैं हम, इसको ऐसे ले लेते हैं। देखो मान लो तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है ऐसे, इस स्प्रिंग की पूरी लेंथ मान लो 10 मीटर है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो 50 है। एक चीज़ ध्यान देना, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालोगे? F इज इक्वल टू के एक्स फॉर्मूले में या फिर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मूले में। माइनस का असर तो यूनिट पर नहीं पड़ता, यूनिट कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। तो ये जो F है दोनों साइड में, इसका यूनिट न्यूटन होता है, और ये जो x है इसका यूनिट मीटर होता है। तो k का यूनिट कैसे निकलेगा? मीटर को नीचे कर दो, मतलब k का फॉर्मूला क्या बनेगा? F बाई एक्स, तो न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर होता है k का यूनिट। तो यहाँ पे हम 50 न्यूटन पर मीटर लिखेंगे। ये एक बात हमेशा ध्यान रखना ज़रूरी है जब आप लोग IIT एग्ज़ाम दे रहे होंगे कि ये ऐसा यूनिट है। कई बार इसमें वो लोग छेड़छाड़ करके इसको सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते टाइम सिखा देंगे। अब मान लो हम स्प्रिंग को यहाँ से कट करते हैं, एग्जैक्टली यहाँ से कट किए, तो यहाँ मान लो हो गया 5 मीटर का और यहाँ पे हो गया 5 मीटर का। तो अब मेरे पास दो स्प्रिंग हो गई, एक स्प्रिंग ये और एक स्प्रिंग ये, दोनों ही 5 मीटर और 5 मीटर की है। अब दोनों स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट बना नया नया, वो बना के डैश और के डैश। हमको के डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी। तो देखो स्प्रिंग जितनी, अब तुम एक जरा बात सोचो कि बहुत जो लंबी स्प्रिंग होती हैं, जो बहुत लंबी स्प्रिंग होती हैं और जो बहुत छोटी सी स्प्रिंग होती हैं, लंबी स्प्रिंग्स को दबाना आसान है या छोटी स्प्रिंग को दबाना आसान है? सोच के देखो। दिव्यांश आप बताइए। वेरी गुड। तो स्प्रिंग जितनी छोटी होती जाती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होता जाता है, इसलिए उसको दबाना मुश्किल हो जाता है। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो
आप लोग क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे, ये तो 5 मीटर है तो जस्ट इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब लंबाई जस्ट हाफ हुई है इसलिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला आता है। अगर मान लो कि कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का पूरा लेंथ L है और आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, मान लो ऐसे और ऐसे। अब स्प्रिंग के 3 हिस्से हो गए, ये हिस्सा P मीटर लेंथ का हो गया, ये हिस्सा Q मीटर लेंथ का हो गया और ये हिस्सा R मीटर लेंथ का हो गया। अब जो पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट था इस पूरे लंबाई L के लिए वो था K। अब इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट Kp हो गया, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट Kq हो गया, इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट Kr हो गया। अब अगर आपको Kp की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे कि इस पूरे लेंथ को डिवाइड करेंगे सिर्फ P लेंथ से, सिर्फ P लेंथ से। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरा K है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप बताइए कि ये जो वैल्यू आएगी L/P, ये 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी? नहीं बेटा, 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि देखिए ये जो L है वो बड़ा है ना, P तो छोटा है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब K जो है उस K में जब किसी ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़्यादा हो जाएगा, तो Kp की वैल्यू K से ज़्यादा हो जाएगी। तो चाहे आप Kp की बात कीजिए या Kq की बात कीजिए या Kr की बात कीजिए, ये तीनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो K से बड़ी होती हैं। ठीक है, इसका मतलब इस स्प्रिंग को आप जितना छोटा कट करेंगे स्प्रिंग में K की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग स्प्रिंग को ऐड कैसे करते हैं। स्प्रिंग को काट के कैसे करना है, समझ में आ गया? कोई डाउट हुआ इसमें? बताओ, पूछ लो। ठीक है, Kp की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। अगर Kq निकालना हो तो ठीक ऐसे ही, पूरा लेंथ है, पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको किससे डिवाइड कर देना है? सिर्फ Q लेंथ से। अगर आपको Kr की वैल्यू चाहिए तो पूरा लेंथ है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको आप किससे डिवाइड कर देंगे? सिर्फ R लेंथ से। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है L/Q की, ये वैल्यू L/ जो Q है वो हमेशा मोर देन 1 रहेगा, क्योंकि L जो है वो Q से काफ़ी बड़ा है। यहाँ भी L/ जो R है वो भी जो है हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, इसीलिए जो Kr की वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ा आएगी K से। अब देखो हम लोग स्प्रिंग को जोड़ना सीखते हैं, तो अब यहाँ पे एक नया टॉपिक बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स को जोड़ने के 2 तरीके होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती जाती है, वो साफ साफ दिखता है कि उसकी लंबाई बढ़ रही है। मतलब एक स्प्रिंग ऐसे ले आएंगे, इसकी लंबाई L1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, यहाँ से दूसरे स्प्रिंग जोड़ देंगे ऐसे, इसकी लंबाई L2 रहेगी, स्प्रिंग कांस्टेंट K2 रहेगा, फिर यहाँ से दूसरा स्प्रिंग ऐसे जोड़ देंगे। मतलब जो सीरीज है ना वो साफ साफ दिखता है और सीरीज में स्प्रिंग की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, L3 लंबाई K3। अब इसमें क्या होता है कि जब आपको टोटल लेंथ तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका टोटल लेंथ जो है वो चेंज हो गया, वो क्या हो गया? L1 प्लस L2 प्लस L3 हो गया। लेकिन अब इसमें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट K बना है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K जुड़ेगा नहीं, मेरी बात को समझना। ये K1 K2 K3 डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब स्प्रिंग लंबी होती जाती है तो उसको दबाना आसान हो जाता है, इसका मतलब उसका K वैल्यू कम हो जाना चाहिए, और अगर आप डायरेक्ट जोड़ेंगे तो केवल ज़्यादा हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बताओ हम क्या बोले? राइट, इसमें K किलो कम होना चाहिए, और अगर तुम जोड़ दिए डायरेक्ट तो तब तो वो ज़्यादा हो जाएगा K की वैल्यू। तो इसका मतलब K का फॉर्मूला K1 प्लस K2 प्लस K3 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो वो फॉर्मूला बनेगा, हाँ, 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस, अगर ज़्यादा स्प्रिंग है तो डॉट डॉट करके उसको भी जोड़ देना। ठीक, इस फार्मूले में हम डालेंगे K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू, K3 की वैल्यू, और हम लोग इस 1/K को सॉल्व करेंगे और फाइनली K की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे एक बहुत भयंकर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो 1/K की वैल्यू निकाल के ही आंसर को डन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, 1/K की वैल्यू नहीं निकालना है,
इसको फिर रेसिप्रोकेट करना है, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलो अब बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जब आप एक स्प्रिंग ऐसे लगाएंगे और दूसरी स्प्रिंग ऐसे लगाएंगे, और जिस सीलिंग से ये जुड़ी हुई है दोनों एंड उसी सीलिंग से जुड़ा रहेगा, तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। इसमें स्प्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता, दोनों स्प्रिंग का लेंथ देखो, टोटल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या है, ये देखो, इस बात को समझो कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे ज़मीन है, इस ज़मीन पर एक सिंगल सी स्प्रिंग है, अब इस पर एक प्लेट रखी हुई है, अब तुम इसको हाथ से दबाओ तो ये स्प्रिंग आराम से दब जाएगी। लेकिन अगर तुम इसमें 4-5 स्प्रिंग लगा दो, अब इस प्लेट को दबाओ तो इसको दबाना आसान नहीं होगा, राइट। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब सीधा है कि ऐसे केसेस में स्प्रिंग कांस्टेंट सीधे ऐड हो जाएगा। मतलब ऐसे केस में लेंथ का तो टेंशन छोड़ दो, क्योंकि स्प्रिंग तो आपस में जोड़ नहीं रही है, तो लेंथ तो चेंज होगा ही नहीं, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट आराम से चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट वो ऐड हो जाएगा। तो पैरेलल वाले केस में स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है और वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है K1 + K2 + K3। अब पैरेलल वाला जो स्प्रिंग होता है, देखो उसका कॉम्बिनेशन समझो, कुछ स्पेशल होते हैं। स्पेशल वाले में ऐसा दिखता है, स्पेशल पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो देख के नहीं लगेगा। जैसे एक स्प्रिंग यहाँ पे और यहाँ पे कोई मास लग गया, दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये जो स्पेशल केस है, इसमें ये इसके जैसा नहीं है कि एक स्प्रिंग यहाँ है, एक स्प्रिंग उसके पैरेलल है और दोनों से एक कॉमन मास लटका दिए। ये केस वैसा नहीं है। इस केस में एक स्प्रिंग उधर है, एक स्प्रिंग इस साइड है। अब ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट K2, लेकिन ये भी पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन है। तो तुम लोग इस बात को जानते चलो कि ये जो K1 है और ये जो K2 है, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो K1 और प्लस K2 डायरेक्ट करोगे तो ये आ जाएगी K की वैल्यू। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को तुम रिप्लेस कर सकते हो एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होगा और मास होगा, और इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K होगी और इस K की वैल्यू क्या होगी, K1 + K2। जो मास यहाँ लटका है सेम मास यहाँ लटका देंगे। इतना समझ में आ गया? तो वेरी गुड। तो देखो स्प्रिंग, वेरी गुड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग समझ चुके। तो ये था डिटेल स्प्रिंग के बारे में। अब स्प्रिंग के बारे में डिटेल आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो देख करके, और हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन सीख रहे हैं, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन सीखने का ये मतलब है कि हम लोग देखेंगे किस तरह की एनर्जी किस तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर देखो, ये फ्री फॉल का केस है। कल हम बताए थे लेक्चर में कि अगर कोई स्प्रिंग है, वो सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है, वो ज़मीन से किसी h हाइट पर है, तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है और उसका फार्मूला होता है mgh। तो इसका ये मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है ज़मीन से, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, mgh। वो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, तो उसका पूरा नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट स्प्रिंग पर ऐसे आके फ्री फॉल होगा, तो क्या होगा कि स्प्रिंग धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करेगी, मतलब कंप्रेस हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसका मोशन रुक जाएगा, मतलब स्प्रिंग यहाँ आके रुक जाएगी। तो इसका ये मतलब होगा कि इतने दूर में स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो इतने दूर में जो चीज़ कंप्रेस हुई है, उसकी वजह से स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जितना इस ऑब्जेक्ट के पास mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था। तो उस कंडीशन में हम लोग इस mgh को इक्वेट कर देंगे 12kx² के साथ, और उसके बाद जो भी डेटा दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में लिखना है फाइंड x। तो अब क्या करेंगे, m की वैल्यू 1 kg है और g की वैल्यू तुम 10 ले लेना। h की वैल्यू कितनी लोगे बताओ, ना 10 लोगे ना 5 लोगे। ज़मीन से स्प्रिंग कितना लंबा था, 1 मीटर, और उसके ऊपर 3 मीटर, तो टोटल हुआ 4 मीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर ऊपर रखा हुआ था ज़मीन से, ठीक है। तो ये तुम 4 मीटर ले लो, इज इक्वल टू हाफ अपनी जगह रहने दो। k की वैल्यू हम दिए हुए हैं, k की वैल्यू कितनी दिए हुए थे, अच्छा k की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो तुम k की वैल्यू ले लो 2 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे पुट कर दो 2 और x² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो कि
ये 2 और ये 2 कट जाएगा, हम लोगों के पास बचा एक्स स्क्वायर। तो अब ये 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो जाएगा, और 40 की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को तुम स्क्वायर रूट कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 40 मीटर कर देना। अब अगर डेसिमल में आंसर दिया रहेगा तो तुमको चेक करना होगा कि ये किसके नज़दीक है। ठीक है, तो ये हम कैसे पता करेंगे ये किसके नज़दीक है, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये किसके नज़दीक है। बताओ किस नंबर के आसपास इसका नंबर पड़ रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसको कैसे चेक करेंगे। अगर तुम 6 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 36, 7 का स्क्वायर करते हो तो वो आता है 49। लेकिन 40 को अगर तुम चेक करो तो 40 किसके नज़दीक है, 40 एग्जैक्ट बीच में तो नहीं है। ठीक है, 40 जो है 36 के नज़दीक है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी 6 के नज़दीक आएगा। राइट, 6 के नज़दीक आएगा इसका स्क्वायर रूट। तो तुम 6 पॉइंट समथिंग का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन टिक कर दोगे। फिलहाल इसका अप्रॉक्स कर दो 6 मीटर, अप्रॉक्स डेटा। एग्जैक्ट डेटा ये है, अप्रॉक्स डेटा ये है। तो ऐसे तुम एग्ज़ाम में चेक कर सकते हो, रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो यही आंसर 48 आ रहा होता, 48 का स्क्वायर रूट निकाल रहे होते, तो इसका आंसर 7 के आसपास आता, क्योंकि 48 49 के पास है, तो इसका स्क्वायर रूट 7 के पास होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो ये पूरी जो क्लास हुई है, इस पूरे क्लास में तुम लोग को जो भी डिटेल मिला है उसको तुम लोग अपने नोटबुक पे नोट करोगे, और एक क्वेश्चन मेरे साइड से स्प्रिंग के लिए करोगे। तो स्प्रिंग का एक क्वेश्चन आप लोग इसको होमवर्क के रूप में करेंगे। वो क्वेश्चन देखो क्या है। एक ये बड़ी सी स्प्रिंग है, इसकी टोटल लेंथ 300 मीटर है। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं a spring of 300 meter length and of spring constant K is equal to 100 Newton per meter square is divided into 10 equal parts. Now all the parts are connected in parallel. What will be the spring constant of this new combination? आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। और उसके बाद जो भी, अब हम लोग एक काम करते हैं, आप लोगों को जो भी डाउट है पिछले क्लास से उस डाउट को लेते हैं, और बस इतना वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देते हैं।